जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। तो अभी तक जो हमारी संधि की क्लास चली थी, जिसमें संधि में हमारा स्वर संधि पूरी खत्म हो गई थी। आज बात करते हैं व्यंजन संधि की। तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है व्यंजन संधि। तो देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में, या फिर व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो देखते हैं कि पहला जो टॉपिक हमारा क्या है वो आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो जिन दो वर्णों से संधि बनती है उनमें से जो पहला वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर दोनों हो, तो वहां हमारी कौन सी थी, तो व्यंजन संधि कहलाती है। तो देखते हैं लिखते हुए हम कि जिन दो वर्णों से, जिन दो वर्णों में संधि होती है, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण, उनमें से पहला वर्ण व्यंजन, अर्थात उनमें से पहला वर्ण व्यंजन अर्थात दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो। तो क्या, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से जो पहला वर्ण हो व्यंजन अर्थात दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो अब देख व्यंजन संधि की कितनी सरल सी डिफिनेशन कि दो वर्णों से जिनमें संधि होती है उनका जो पहला वर्ण होता है वो व्यंजन होना चाहिए, अर्थात दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर कोई दोनों में से कोई एक हो, वहां जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आप देख लेते हैं व्यंजन संधि को हिंदी में तो व्यंजन संधि बोलते हैं, अब ये भी देखते हैं व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। हल संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो हल संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। जो डिफिनेशन ये है कि पहला वर्ण व्यंजन अथवा दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो, कौन सी थी, व्यंजन संधि। तो पहला जो आता है हमारा सत प्लस गति, सत प्लस गति बराबर क्या बना, सदगति। सत प्लस गति बराबर सदगति। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा व्यंजन है, दूसरा वर्ड भी हमारा क्या है, व्यंजन है। तो बना क्या हमारा, व्यंजन संधि तो बनी। व्यंजन प्लस व्यंजन के मिलने से भी क्या होना, हमारा व्यंजन संधि बन रही है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वाक प्लस ईस बराबर क्या बना हमारा, वागीस। तो ये हमारा क्या है, व्यंजन, और ये हमारा क्या है, स्वर। ये हमारा क्या है, स्वर है, तब भी क्या बना हमारा, व्यंजन संधि। तो यही डिफरेंस में बोला गया कि ये जिन संधि में या फिर जो जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन अर्थात दूसरा वर्ण व्यंजन अर्थात स्वर हो, वहां हमारी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इतना हो गया। अब
व्यंजन संधि के कुछ नियम है वो भी देख लेते हैं। जो पहला नियम हमारा क्या कहता है, ये फिलहाल तो व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम में जो पहला नियम आता है वो क्या कहता है हमारा, कि यदि यदि का च ट प सॉरी ट ट और पा, का और पा के बाद वर्ण का, ता पा के बाद वर्ण का, वर्ण का चतुर्थ अथवा तृतीय अथवा चतुर्थ बोले तो तृतीय अथवा चतुर्थ, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो तो पता ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं कि तृतीय वर्ण में क्या आएगा। जैसे का गा, च का घा हो गया हमारा। इसी तरह सारे लाइन के तो तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण अथवा अथवा यर यर ल और व, अथवा यदि क च ट त और पा के बाद वर्ण का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण अथवा क्या यर ल व कोई स्वर, कोई स्वर हो तो इनके स्थान पर क्या क च ट त और पा, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर उसी वर्ग का, अब का वर्ग का है तो का वर्ग का तृतीय वर्ण, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। ये चीज हमने वर्णमाला में पढ़ाई है। हो जाता है कि का परिवर्तन मतलब का जिस वर्ग का है उस का अगर पहला वर्ण है तो उसका परिवर्तन तीसरे वर्ण में हो जाता है। तो वही लाइन बोलेगी कि यदि क च ट का और पा के बाद वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो या अथवा य र ल व हो तो उन्हीं इनका परिवर्तन किसमें हो जाता है, उसी वर्ग के तीसरे स्थान पे। मतलब कि जैसे इसमें हमने किया वाक प्लस ईस, तो वाक पहला है, का वर्ग का पहला वर्ण है, इसको हमने किसमें परिवर्तित किया गा में, तो ये तीसरा का वर्ग का तीसरा वर्ण है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स बताएं। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण हमारा क्या आता है किसका, तो पहले नियम का परिवर्तन किसमें होता है गा में, तो का वर्ण पहला क्या आएगा का वर्ण। तो का वर्ण में अगर देखें तो पहले से हमने लिया वाक प्लस ईस, तो इसका परिवर्तन किसमें होगा वागीस। तो का वर्ण का उसी वर्ग का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है, तो का परिवर्तन गा में हो गया। इसे देखते एक और एग्जांपल लेते हैं, दिक प्लस अंबर, तो क्या बनेगा दिगंबर हो गया। इसे दिक
तिक प्लस अंत बराबर दिंगन। ये हो गया। अब देखते हैं चावड़ का, इस तरह चावड़ का भी देख लेते हैं। चावड़ का क्या बनेगा हमारा, तो चावड़ का जैसे अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो क्या बनेगा अजंत। चा का परिवर्तन हो जाएगा जा में, तो क्या बनेगा हमारा अजंत। चा का परिवर्तन किसमें हो गया हमारा जा में, चा वर्ग के तीसरे वर्ण में हो गया। अतः है हमारा अच प्लस आदि, तो क्या बनेगा आजादी। तो आज आजादी का संधि विच्छेद पता चल गया कि किसमें टूटेगा अच प्लस आदि में टूटेगा। आजादी का संधि किसमें अच प्लस आदि में, तो क्या बनेगा आजादी। अब आता है हमारा टा वर्ग का, टा वर्ग का भी देख लें। तो टा वर्ग में जैसे सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, तो क्या बनेगा सडानंद। फिर एक आता सट प्लस दर्शन, सट प्लस दर्शन, तो सट दर्शन हो गया, सट प्लस दर्शन सट दर्शन। और आता मत, अब क्या बचा तावर्ग, तो तावर्ग का तत् प्लस इच्छा, क्या आएगा तत् प्लस इच्छा, तो तदिच्छा। ता का परिवर्तन किसमें हो गया हमारा दा में हो गया, ता का परिवर्तन किसमें हो गया हमारा दा में हो गया। अगला था जैसे बृहत, बृहत प्लस रथ, तो क्या है बृहद रथ, बृहद रथ, बृहद रथ हो गया। अब बात करते हैं पावर्ग की, जो लास्ट में आता है हमारा क्या आता है पावर्ग। तो पावर्ग की, तो पावर्ग में क्या आएगा हमारा जैसे सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत, तो क्या आएगा सुबंत। क्या बनेगा हमारा सुबंत। सुबंत, तो सुप प्लस अंत का क्या बनेगा सुबंत। इसी तरह एक एग्जांपल हमारा आता है कि अप प्लस जा, अप प्लस जा, तो क्या बनेगा अब्ज। अप प्लस जा, तो क्या बनेगा अब्ज। तो इतना नोट डाउन कर दीजिए, फिर बताएं व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम हमारा आता है। तो अप प्लस जा में क्या बनेगा हमारा अब्ज, तो पा की जगह क्या आ गया हमारा बा में परिवर्तन हो गया है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी कि क च ट ता और पा, ता और पा, यदि किसी प्रथम वर्ग, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग का च ट ता और पा के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो के बाद कोई
के बाद कोई कैसा वर्ण, तो के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो, कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का परिवर्तन अनुनासिक में हो जाता है। तो प्रथम वर्ण का परिवर्तन अनुनासिक में हो जाता है। अनुनासिक में हो जाता है। तो क्या यदि किसी प्रथम वर्ग के वर्ण में का चाहिए, यानी जो प्रथम वर्ण है वर्ग का, उसमें के बाद कोई अनुनासिक हो तो उसके बाद उसका परिवर्तन हो जाता है, तो अनुनासिक में ही वो वर्ण बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या आएगा हमारा कि जैसे का अनुनासिक, प्रत्येक वर्ग का 5वां अनुनासिक होता है, तो का आड़ा में, तो कैसे होगा परिवर्तन वो भी देख लेते हैं। जैसे आ गया हमारा वाक प्लस मात्र, तो इसका क्या बनेगा, वांग मात्र बन गया ना। का परिवर्तन प्रथम वर्ग का 5वें में हो गया, या बोल रहे 5वां वर्ग बोले, या फिर अनुनासिक। बात तो एक ही कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है, या फिर वाक, या फिर का बोल रहे अणा में परिवर्तन, तो यानी अनुनासिक में परिवर्तन। तो इससे अगला आता है दिक प्लस मंडल, तो क्या बनेगा, द्विमंडल। अगला आता है हमारे से, अब देखें तो ये हो गया हमारा। अब का नाम परिवर्तन कैसे होता है, तो उत प्लस नति, आदि ना है, हलंत लगा हुआ है, तो उत प्लस नति, तो उन्नति। इस ता का परिवर्तन इस नाम में हो गया, का परिवर्तन अनुनासिक में हो गया, तो उस जगह अनुनासिक ही बन गया। इससे तो अगला आता है हमारे देखें तो जगत प्लस नाथ, तो क्या बना, जगन्नाथ। अब अगला तो हमारा टा का देख लेते हैं, टा का तो कैसे आएगा, सट प्लस मास, क्या बनेगा हमारा, हो गया। इसी तरह सट प्लस मुख, सन्मुख। तो किसी भी वर्ण के प्रथम वर्ण का परिवर्तन उसके अनुनासिक में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या वो वर्ण अनुनासिक में ही बदल जाता है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, देखते हैं। तीसरा नियम कहता है कि तीसरा नियम क्या कहता है कि ता या दा के बाद, क्या, ता या दा के बाद चा या चा या छा हो तो, छा हो तो ता या दा का परिवर्तन, ता या दा का परिवर्तन चा में हो जाता है। किस में हो जाता है, वो
ता या दा जो शब्द है वो इसमें चा में बदल जाता है, तो का परिवर्तन चा में हो जाता है, चा में हो जाता है। ता या दा के बाद चा या छा हो तो ता या दा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, छा में, चा में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखे तो एग्जाम्पल हमारे कैसे आएंगे, जैसे हमारा आता है कि उदाहरण उत प्लस चारण, क्या है, उत प्लस चारण, तो ये हमारा ता है और उसके बाद क्या है हमारा चा है, तो किसमें उच्चारण, तो परिवर्तन किसमें हो जाएगा, चा में हो गया, इस ता का परिवर्तन इस चा में हो गया। तो ता या दा के बाद चा या छा तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो वो चा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक और आता है हमारा उत प्लस, उत प्लस छेद, तो क्या आएगा उच्छेद, उत प्लस छेद मेरा उच्छेद हो गया। फिर आता हमारा महत प्लस, महत प्लस छत्र, तो महे छत्र। इतना अब समझ में आएगा कि ता या दा के बाद अगर चा या छा लगा हो तो ता या दा का परिवर्तन चा में हो जाता है, तो वहां कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। अब चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसी नियम का चौथा नियम हमारा क्या कहता है कि ता या दा के बाद, ता या दा के बाद जा अथवा झा, जा अथवा झा हो तो ता दा के स्थान पर, हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है, स्थान पर जा हो जाता है। तो ता या दा के स्थान पर अगर जा या झा आ जाए तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर हमारा जा हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे आता है हमारा उदाहरण में क्या आएगा, जैसे उदाहरण में आता है सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन, तो क्या हो गया सज्जन, सत्य प्लस जन बराबर क्या हो गया सज्जन। इसी तरह उत प्लस छटिका, तो उज्जटिका। या बोले तो जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, तो क्या बने, तो क्या बनेगा हमारा जग जननी। तो ये हो गया हमारा, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे के नियम बताएं। अब अगला जो पांचवा नियम है तब वो क्या कहता है हमारा कि अभी तो ता दा का परिवर्तन जाओ में जाओ, अब बात करते हैं ता या धा के स्थान पर, ता या दा के स्थान पर ता या ठा आ जाए, ता क्या आ जाए, ता या ठा आ जाए तो ता या दा के स्थान पर, ता या दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ता या दा के स्थान पर टा हो जाता है, स्थान पर टा हो जाता है। तो ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है हमारा टा हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हमारा आया
तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो क्या बनेगा हमारा कि तत्टिका, तत्टिका। तो इस ता का परिवर्तन इस ता में हो गया, तो वही बोला कि ता या दा के संग ता या ठा आ जाए तो दोनों का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ता में हो जाएगा। इसे और एग्जांपल है सत प्लस टीका, तो सत प्लस टीका का सट टीका, सट टीका, ये हो गया हमारा पांचवा नियम। आप इसका छठवां नियम क्या कहता है, तो इस एग्जांपल तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी संधियां हो जाएंगी। अगला आता है हमारा कि ता या दा के स्थान पर ता या ता के बाद क्या आ जाए हमारा, डा या ढा, डा या फिर ढा हो तो ता का, ता या दा का परिवर्तन, दा का परिवर्तन डा में हो जाता है, डा में हो जाता है। ता या डा का परिवर्तन किसमें हो जाता है, डा में हो जाता है। जैसे आता है उत प्लस दमन, तो क्या जो उड्डमन, उत प्लस दमन का क्या है, उड्डमन। इसी तरह अगला नियम क्या कहता है हमारा सातवां, तो ता या दा के बाद ता या दा के बाद ला हो तो, ला हो तो दोनों का परिवर्तन, दोनों का परिवर्तन, दोनों का परिवर्तन ला हो जाता है, दोनों का परिवर्तन ला में हो जाता है, ला में हो जाता है। ला में हो जाता है, तो ता या दा के बाद अगर ला हो तो दोनों का परिवर्तन किसमें हो जाता है, ला में हो जाता है। जैसे एग्जांपल में है तत्त प्लस लीन, क्या बनेगा, तल्लीन। इसी तरह एग्जांपल उत प्लस लंघन, तो क्या बनेगा, उल्लंघन। तो पहला नियम, पांचवा नियम कहता है कि ता या दा के बाद ता या ठा है तो दोनों का वर्तन टा हो जाता है। फिर ता या दा के बाद डा या ढा हो तो दोनों का वर्तन डा में हो जाता है। सातवां पॉइंट कहता है कि दा या दा के बाद ला हो तो दोनों का वर्तन ला में हो जाता है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, दो तीन नियम और बचे हैं वो भी क्लियर कर दें। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो, छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो छा का परिवर्तन, तो छा का परिवर्तन छ में हो जाता है। तो यदि छ के पहले कोई पर स्वर आए तो छ का परिवर्तन किसमें होता है, छ में हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आया हमारा आ प्लस छादन,
तो क्या बनेगा, आच्छादन बनेगा हमारा। क्या बनेगा, आच्छादन। इसी तरह एक एग्जांपल हमारा और आता है कि अनुप्लस छेद। तो क्या बना हमारा, अनुच्छेद। तो 18वीं में यही कहता है कि अगर छा से पहले कोई स्वर हो तो छा का परिवर्तन छा में हो जाता है, जैसे अनुप्लस छेद, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। इसी तरह हमारा जो 9वां नियम है वो क्या कहता है कि माँ के बाद यदि कोई स्पर्श वर्ण कौन कौन से, य ल व, स्पर्श वर्ण य र ल व स ह में से, और क्या, स और ह में से, तो माँ के बाद यदि कोई स्पर्श वर्ण य र ल व या फिर स ह में से हो तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। तो माँ किसमें, अनुस्वार में बदल जाता है। तो कैसे बदल जाता है वो भी देखते हैं। जैसे आगे हमारा सम प्लस सार, तो माँ का बराबर किसमें, अनुस्वार में, तो संसार, अनुस्वार में बदल गया। माँ का वर्जन इस अनुस्वार में हो गया हमारा, क्योंकि सा है, इस पर व्यंजन आ रहा, उस व्यंजन बोलते हैं इसको भी। ज्यादा सम प्लस आर, तो क्या बनेगा, संघार। अतः सम प्लस यम, तो क्या बना, संयम। एक और आता है हमारा, देखते हैं कि 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ऋषि र और सा के बाद ना हो तो क्या हो, ना हो तथा ना, वड़े ऋषि र सा के बाद ना हो तथा इनके बीच में कोई स्वर का व पा वर्ग का, कोई स्वर का व पा वर्ग अनुस्वार य व और हा आता हो तो ना, इसमें का अड़ा में हो जाता है, का तथा अड़ा में हो जाता है। कैसे, वो भी देख लेते हैं। लास्ट हमारा एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे है भर प्लस अन, तो क्या हो गया, भरण, परिवर्तन हो गया ना अड़ा में, रहता ऋण प्लस न, क्या बना हमारा, ऋण। इसी तरह अगला था हमारा कि भूस प्लस अन्न, क्या बना, भूषण। तो ये जो हमारे व्यंजन संधि का टॉपिक था, इसके कुछ नियम थे वो भी खत्म हो गए। तो व्यंजन संधि हमारी पूरी खत्म हो गई। अब जो नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक जो आएगा हमारा आएगा विसर्ग संधि, उसके बाद हमारा समास का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ऐसे ही सोचते हो।